हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा स्केचिंग के कुछ टिप्स और जिससे हम इम्प्रूव करेंगे अपने स्केच के बारे में। और ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये मैं जो शीट यूज़ कर रहा हूँ ये न्यूज़ प्रिंट शीट है। जो फ़ोटो स्टेट वाले पेपर होते हैं स्टडी के लिए मैंने वही रखे हैं। और ये जो पेंसिल आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट पेंसिल है, चारकोल वाली। और स्केच जो कि बहुत टेक्निक से हम करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं जब भी हम स्केचिंग करते हैं। तो उसमें बहुत रफ स्केच भी होते हैं और उसमें एडवांस लेवल भी आते हैं जो कि आप ड्राइंग और स्केचिंग के बीच का लेवल रखते हैं। उसमें आप टोन्स वगैरह फिल कर देते हैं हल्की सी। और एक जो बिल्कुल हम रफ आइडियल स्केचिंग करते हैं उसमें हम जेस्चर और हल्का सा उसका प्रपोर्शन सेट करते हैं और आउटलाइन से काम करते हैं ज़्यादा। मतलब स्केचिंग में काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि आप सीखते हैं, जितना भी आप वर्क करते हैं उसी से ये चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। और स्केचिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लेवल हमारा अप हो गया है। जैसे हम पहले स्केचिंग किए तो पूरे स्केच को हम मेज़र करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी है, उसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम उस चीज़ को फाइनल करते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ स्केचिंग के बारे में। जब आपको ज्योमेट्रिकली फॉर्म्स और बाकी जो मेजरिंग है वो आपको समझ आ जाती है तो आपको स्केच इजी लगने लगते हैं। आप एक चीज़ को पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसी से आप कंपैरिजन करते रहते हैं कि कौन सी लाइन किधर को जानी है और कितना बड़ा या छोटा बनना है। अभी जैसे मैंने हल्का सा उसके फेस की ड्राइंग ले ली है, आउटलाइन लेके और थोड़ी सी डिटेलिंग की है। उस फेस के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे फेस से ये हैंड कितनी दूर आएगा, वहाँ पे लाइन कितनी दूर जा रही है या फिर किस एंगल से होके गुजर रही है। तो ये चीज़ें हमें फेस के अकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है। वैसे हम पूरी जो फिगर है उसकी आउटलाइन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जब स्केचिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। बस अपने आप को इतना कंट्रोल करना है कि आपके जो प्रोपोर्शन है वो कहीं गड़बड़ ना हो और उसी से आप आगे की प्रोसेस है जो कर सकते हैं। मतलब अगर फेस आपने बना लिया, पहले मैं फेस की ड्राइंग ले लिया, तो साथ की साथ उसकी ड्राइंग की जो आउटलाइन है उसी से कंपैरिजन करके आप पूरी बना सकते हैं। और अगर हमें ड्राइंग में काम करना होता है, जैसे किसी भी चीज़ की हम ड्राइंग बनाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कपड़े के फोल्ड्स हो गए या फिर इनकी लेग्स, हैंड्स किस तरीके से हैं प्रॉपर बनाने होते हैं। जब हम स्केचिंग करते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लाइटली लेते हैं और प्रोपोर्शन को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसके बैलेंस को ज़्यादा अहमियत देते हैं। स्केचिंग में आपका जो स्केच है वो बैलेंस्ड होना चाहिए और उसके जो प्रोपोर्शन है वो सेट होने चाहिए। आपकी जो ड्राइंग की स्किल है वो वहाँ से दिखती है। जैसे आप किसी शीट पे काम कर रहे हैं तो आपका स्केच टेढ़ा नहीं लगना चाहिए, उसका बैलेंस जो है वो सही होना चाहिए। तो उसी से आपके स्केच के बारे में हम जान सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं कि उनमें कितनी स्केचिंग आती है या फिर क्या चीज़ नोट होती है। उसके बाद टर्न आती है शेडिंग की या फिर रेंडरिंग, हैचिंग जो भी आप करते हैं उसमें। तो इस तरीके की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करने हैं। अभी जितनी हमने स्केचिंग की वीडियोस बनाई हैं या फिर बातें की हैं, स्केचिंग की डेमो की है, तो वो बहुत ही बेसिक है। जो बच्चे अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं उनके लिए थी। यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक जानना होगा कि मैं किस तरीके से ये कर रहा हूँ और हो सकता है इन चीज़ों का आपको पता चले। क्योंकि हर बार एक ही चीज़ को बनाना, एक ही तरीके से बनाना, वो आपकी स्केचिंग में या फिर किसी भी काम में कहीं ना कहीं स्टिलनेस आ जाती है, आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो हर बार अगर कोई स्केचिंग कर रहे हैं, अगर आपको स्केचिंग में प्रोपोर्शंस आ गए हैं, आपको हल्का सा लाइट एंड शेड्स के बारे में भी पता चल गया है
और धीरे-धीरे आपकी स्केचिंग जो इम्प्रूव हो रही है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपेरिमेंट मीन्स ये नहीं है कि आप कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर दो, उस फ़ॉर्म को तोड़ना शुरू कर दो या फिर मॉडर्न आर्ट में चले जाओ, ऐसा कुछ करना। बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, जो हमने पहले ली थी और जैसे हमने पहले बिल्कुल एज टू एज वर्क किया था, मतलब लाइन जो थी वो बेंड नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारी लाइंस ज़िगज़ैग होके और कर्व होके मतलब काफ़ी फॉर्म में से गुज़र रही है। आप देख रहे हैं पेंसिल की जो स्ट्रोक्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से कोई चीज़ नहीं बना रहा। जैसे आप पहले वाली स्केचिंग देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन होती है वहाँ से स्टार्ट करके हम मोल्ड करते हैं चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ ही इसको नॉलेज के हिसाब से जितना हमने इम्प्रूव किया है, जितनी हमने स्केचिंग आती है, तो उसी हिसाब से हम इसको मोल्ड कर रहे हैं, साथ के साथ इसको जो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बेसिक से हमें अलग करती हैं। तो एक्सपेरिमेंट यही होता है कि आप अपनी पेंसिल को कितना डीपली चला रहे हो, कितना उसको समझ के चला रहे हो। तो इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से आपकी जो स्केचिंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत इम्प्रूव हो सकता है उसमें। क्योंकि हमें कहीं न कहीं एक चीज़ नहीं लेके चलनी। स्केचिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हमेशा सीखते रहते हैं और वो प्रैक्टिस से आती हैं। जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा और करने की कोशिश करो। उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपकी जो प्रैक्टिस है, उससे क्या होता है कि आपकी जो पेंसिल की चलाने का तरीका है, वो साफ पता चलता है कि इसने कितनी मेहनत की होगी, कितना इसने काम किया होगा। अपने वर्क को क्वांटिटी में रखो। क्वांटिटी मीन्स ये नहीं कि आप बहुत सारे स्केचेस बना रहे हैं लेकिन उसमें इम्प्रूव नहीं हो रहा। क्वांटिटी इस तरीके की करो कि स्केचेस आप बनाओ लेकिन उसमें कुछ ना कुछ न्यू हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर 10 स्केच आप बना रहे हैं तो 10 स्केच में फर्स्ट और 10 के अंदर जो भी हलचल हो रही है, जितना भी आप चेंजेस कर रहे हैं, जितनी भी आप चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो हमें दिखनी चाहिए। जो इनका अंतर है, ठीक है, आप फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखो, कितना कुछ उसमें सीखा है या बिगड़ा है या फिर कुछ वैसा ही है। तो वही चीज़ आपके खुद की इम्प्रूवमेंट लेके आती है। आपको खुद को पता चलता है कि हमने क्या किया, क्या-क्या चीज़ें उसमें और बेटर हो सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें और ज़्यादा कर सकते हैं, और ज़्यादा जोड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ़ लाइन वर्क कर रहे हैं तो उसमें शेडिंग करने की कोशिश करो। अगर आपको शेडिंग आ रही है, उसमें थोड़ा-सा एक्शन फ़िगर लेके आओ कि थोड़ा-सा फ़िगर को आप इस तरीके से बनाओ कि कुछ कर रही है, मतलब पूरी फ़िगर को एक्शन में लेके आओ, ठीक है? एक स्टिल फ़िगर है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ इस फ़िगर की, क्योंकि ये स्टिल है, बैठा हुआ है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टडी हैं, जैसे पहले हमने इसकी आउटलाइन ली है, उसके बाद मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ और शेडिंग अभी वैल्यू के हिसाब से हल्की-सी करेंगे। उसके बाद मैं इसकी जो मिक्सिंग है वो कर सकता हूँ। अगर इसके साथ कोई और चीज़ ऐड करनी हो तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन एक स्केचिंग का मेन फ़ोकस वहाँ पे होना चाहिए कि आप जो चीज़ बना रहे हैं, पहले उसको सेट करो, जितना आप कर रहे हैं। उसके बाद आप इमेजिनरी कोई चीज़ उसमें फ़िट कर सकते हैं, अपनी कंपोज़िशन के हिसाब से। मतलब कहीं न कहीं आपको ये नहीं सोच के चलना कि आपके पास जो भी रेफ़रेंस है, आप वही कर रहे हैं, वही चीज़ें आप लेके आ रहे हैं बार-बार। जो आपको दिखाया गया सामने, वही आप बना रहे हैं। थोड़ा-सा अपने माइंड को क्रिएटिव रखो, ताकि आपको कहीं पे भी कुछ भी काम करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचना ना पड़े। आपका माइंड जो है वो हमेशा क्रिएटिव रहेगा और माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। जैसे इसके साथ अगर मैं खुद के बारे में अगर बात करूँ तो ये इस तरीके से कोई बैठा हुआ है कि सामने किसी की तरफ देख रहा हो। अगर यहाँ पे एक डॉग बना दें सामने तो इसकी एक अलग कंपोज़िशन होगी, या फिर कुछ इसके सामने कुछ रखा जाए, वो एक अलग चीज़ होगी। इसके साथ कोई तलवार या फिर ढाल रखी हो तो ये कुछ और तरीके का लगेगा। इसके साथ कुछ लेबर टाइप कुछ सामान रखा जाए या फिर बेचने वाला कुछ ऐसे, मतलब बहुत सारी कंपोज़िशन इसके हिसाब से बन सकती है। तो ऐसा अपने आप करके देखा करो कि कुछ भी बनाने से पहले उसको सेम टू सेम बनाते हैं या फिर इसको किसी और तरीके से बनाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपने लिए, मतलब अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। अभी जैसे मैं हल्की सी इसमें शेडिंग कर रहा हूँ तो वैल्यू के हिसाब से रखो,
जैसे वो डार्कनेस है, हल्का सा ब्राउननेस है, तो मैं यहाँ पे डार्क जो हैचिंग कर रहा हूँ। और अपने स्टाइल को इम्प्रूव करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी कभी भी। पहले जितनी टाइम हमें वर्क अच्छे से नहीं आता, आप कंफर्टेबल रहो, जैसे भी आपको पेंसिल चलानी है आप वैसे चलाओ। जब आप बहुत सारा काम कर लोगे तो अपना स्टाइल भी एक निकल के आ जाता है उन चीज़ों में। मैं शायद पिछली वीडियोस में भी ये बातें की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चीज़ खो देते हैं जहाँ पे हम कंफर्टेबल हैं, स्टाइल की खोज में कुछ और करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टाइल के पीछे नहीं दौड़ना अभी। जो भी स्केचिंग करनी है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे भी आप पेंसिल चला रहे हैं, जो भी आपका तरीका है पेंसिल को चलाने का, वही तरीका अपनाएं। पहले स्केच कंप्लीट करना सीखें, स्केच को अच्छे से बनाना सीखें, उसके प्रोपोर्शंस, उसकी वैल्यूज़, कलर्स कैसे करने हैं, ये चीज़ें सीखनी है। उसके बाद कहीं जाके अपना स्टाइल बन जाता है। तब तक अभी जहाँ पे मुझे वैल्यूज़ दिख रही हैं वहाँ पे, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ। जैसे मुझे हैंड्स की उसकी ज़्यादा समझ नहीं आती, तो मैं अपने आप से इसके हैंड कर रहा हूँ सेट, और उसमें हम वैल्यूज़ भी देंगे। वैल्यूज़ मीनिंग जो भी वहाँ पे कलर है, उस कलर्स के हिसाब से हम उसको शेड दे सकते हैं, तो हमारा स्केच और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको आउटलाइन में भी कर सकते हैं, इसको शेडिंग में कर सकते हैं, इसको मिक्सिंग में कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे कंप्लीट करने के मेथड्स हैं। लेकिन हमें स्केच जब कम टाइम में बनाना है और सही भी बनाना और अच्छा बनाना है, तो मुझे लगता है ये एक टेक्निक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा-सा अच्छा भी लगेगा हमें स्केच। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप थोड़ा-सा साइड वाला माहौल उसमें बना देते हैं, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, पीछे ये कुछ शैडो है और इसकी इस तरफ कुछ शैडो है। ये किस चीज़ पे सिल पे बैठा हुआ है, वो चीज़ को हम अगर शेडिंग करते हैं, मतलब इस तरीके से इसको हल्का-सा कंप्लीट करते हैं, तो स्केच और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। एक कंपोज़िशन की तरह मतलब हम इसको कंप्लीट करते हैं। डिटेलिंग हम ज़्यादा फेस पे नहीं करेंगे, और बस एक उसका जो एंगल है फेस का, वो लेना ज़रूरी होता है कि एंगल कहाँ पे है उसका, किस तरीके से वो दिख रहा है। हमें उसके करैक्टर्स के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी यहाँ पे, क्योंकि एक स्केच है और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेलिंग नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं हमें एक इफ़ेक्ट जो है फेस का, वो लेना होता है। जैसे अगर हम स्केच को देख रहे हैं और उस रेफ़रेंस को देख रहे हैं, तो लगभग सेम लग रहा है। तो इस तरीके का इफ़ेक्ट जो रखना है अपने स्केच में। कुछ डिटेलिंग्स है इसमें जो हम साथ के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे इसकी जैकेट को हल्का सा डार्क वैल्यू देनी है। ये फोल्ड्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना वहाँ पे अच्छा लग सकता है, वो मैं यहाँ पे फोल्ड वगैरह बना रहा हूँ। उसकी बिल्कुल सेम कॉपी नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ बनाने में आपका पूरा पॉइंट चला जाता है उसी में। ऑल ओवर आपका जो स्केच है, क्या बन रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ही चीज़ में फँसे रहना वो अपने सारे स्केच को ख़राब कर देती है। अगर मैं सोचूँ कि शूज़ की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कर दूँ, तो शूज़ से ज़्यादा डिटेलिंग मुझे फ़ेस की करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ोकस जो होता है वो हमेशा फ़ेस पे होता है। जो भी हम चीज़ बना रहे हैं किसी भी पेंटिंग में, मान लो बहुत सारी फ़िगर्स हम बना रहे हैं, तो बहुत सारी फ़िगर्स में अगर किसी एक के ऊपर फ़ोकस करना है, तो उसको हाइलाइट करना है या फिर उसको डार्क में लेके जाना है, जो कि हमारी नज़रें पड़ते ही पेंटिंग पे एक मेन फिगर पे पड़े कि हाँ वहाँ है। उसके बाद सारी पेंटिंग का जो माहौल है वो शुरू होता है, बाकी की चीज़ें दिखने स्टार्ट होती है। तो ऐसे ही बाकी का जो सारा एरिया, इसमें मैं हल्की सी रेंडरिंग शेप जो अलग तरीके से दे रहा हूँ, लेकिन एक फोकस है फिगर का, वो वहीं पे जाता है। जैसे ऑल ओवर आप इस फिगर को देखोगे तो फेस की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर वाले एरिया पे जाता है। तो नीचे बाद में हम देखते हैं कि क्या चीज़ बनाई हुई है, कैसे रेंडरिंग करते हैं। तो ये एक फ़ोकस होता है स्केच में। उसको आप जब स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ऐसे ही अभी मैंने जो हेल्प ली है शार्प पेंसिल की,
जो भी आपने ब्लर इसके आईब्रो ये चीज़ें बनाई हैं, मतलब इफेक्ट देने के लिए फेस का, तो मैं उसको हल्का सा कंप्लीट करता हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। और जैसे वो फेस का अगला पार्ट जो है वो हल्की सी शेडिंग में है, और उसके फीचर्स जो हैं वो मैंने इतने ज़्यादा डार्क नहीं किया, परमानेंट नहीं किया। हल्के से फोल्ड हैं जो हम इसको बना सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं हल्की सी मिक्सिंग कर देता हूँ इस तरीके से। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है या फिर शार्पनेस है डार्कनेस की, तो वहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये, और इससे देखना स्केच में डेप्थ आ जाएगी, राइट, और स्मूथ भी हो जाएगा स्केच। जो कि हमारी लाइंस हैं वो हल्की सी ब्लर होंगी और स्मूथ हो जाएगा स्केच इस तरीके से। जहाँ पे डार्कनेस है मैं वहीं पे यूज़ कर रहा हूँ। और कितने भी अच्छे से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत बड़े जो स्केचेस होते हैं उसमें मैं कभी कोई टूल यूज़ नहीं करता। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप इस तरीके से भी हल्का सा इसको हैंडल कर सकते हैं, एक अच्छा माहौल बना सकते हैं स्केचिंग का। तो ये चीज़ ऐसे अभी देखो, जो लाइन दिख रही थी हल्की सी जैसे ब्लर हो रही है, तो स्मूथ हो रहा है स्केच, सॉफ्ट बन रहा है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो स्केच के लिए, किसी भी वर्क के लिए अच्छी साबित होती हैं। मतलब थोड़ा सा काम करने से हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका। और डार्कनेस देखो, अभी मैंने बहुत ज़्यादा पेंसिल नहीं चलाई, लेकिन फिर भी इस चीज़ से हल्का सा जब हम ब्लर करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो वो डार्कनेस हो जाती है, क्योंकि उसका जो एरिया है वहाँ पे जहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पूरा काला हो जाता है। तो वो एक इफ़ेक्ट देता है बहुत अच्छा। इसको आप यूज़ करके देखना, बहुत अच्छे से स्केचिंग होगी। लेकिन सबसे पहले स्केच को मैंने जैसे कंप्लीट किया है, ऐसे कंप्लीट करने के बाद उसको आप हल्का सा मिक्स कर सकते हैं, मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं टूल को। अभी देखो धीरे धीरे उसमें डेप्थ आने लगी है। जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे ही इसको यूज़ कर रहा हूँ, लाइट पे नहीं कर रहा। तो इसी से इसमें डेप्थ आ रही है धीरे धीरे। जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ही कर रहे हैं। हालांकि हम पूरे स्केच में इसको कर सकते हैं यूज़, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि स्केचिंग में इतना वर्क काफ़ी होता है। आपकी जो एक इफ़ेक्ट है स्केच का वो भी रहना चाहिए। तो अभी देखो थोड़ा सा वर्क मैंने किया है इसके साथ, और बहुत अच्छा स्केच जो निकल के आ रहा है। और इसको हम और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहीं पे छोड़ना बेटर लगता है मुझे। ऐसे ही मैंने एक और रेफरेंस ली है स्टडी के लिए, जो ये स्टैंडिंग फिगर है। पहले हमने स्टिल फिगर एक बैठा हुआ बनाया था, अभी स्टैंडिंग फिगर पे हैं। और मैं इसमें एक टेक्निक आपको और बताना चाहूँगा। जैसे हम पहले स्केच किया था, तो साथ के साथ उसकी जो लाइनिंग थी उसके ऊपर फोकस किया था, कि साथ के साथ उसके एंगल्स हम अपने आप सेट कर रहे थे फेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो दूसरी टेक्निक होती है जो मैंने पहले भी की है, पहले फेस की मेजरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हमने आउटलाइन लेनी होती है पूरी फिगर की। जो पहले हमने साथ के साथ कंप्लीट किया था वो भी एक एडवांस लेवल में आता है, यानी कि आपको पता होता है कि कैसे उसको बनाना है, आगे का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे का बता रहा हूँ, जो हल्की सी बेसिक पॉइंट पे आ जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पूरी फिगर को मेज़र करते हैं, कहाँ पे कितने एरिया पे और कितनी मतलब चौड़ाई इसकी आएगी फिगर की, सारी कुछ चीज़ें इसमें मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। मेन चीज़ जो फिगर में हम दिखाते हैं, जैसे ये स्टैंडिंग फिगर है, इसका जो बैलेंस है वो प्रॉपर दोनों पैरों के ऊपर है। तो ऐसे पूरी फिगर को पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से है और कितनी चीज़ें उसमें ऐड हो सकती हैं। मतलब उसमें कोई एक्शन तो नहीं है, लेकिन स्टिल है, फिर भी उसमें हमने बैलेंस करना है उसको। उसकी कंपोजिशन जो है वो सेट करनी है, और कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ।
पहले तो आउटलाइन ली थी हमने, जैसे बेसिक पॉइंट्स हैं वो लेते हैं। अभी मैं इसकी हल्की सी ड्राइंग आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे हम मोल्ड करते हैं किसी चीज़ को, उसकी गोलाई देखते हैं हैंड्स की, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, ये हम बना रहे हैं। जैसे आगे वाला हैंड है तो हल्का सा फॉर शॉर्टनिंग में है और आगे की तरफ है, वो उसका जो एक्शन है, खड़ने का स्टाइल है, वो हम कैच कर रहे हैं। और हर एक चीज़ को आप कंपैरिजन करते रहो। जैसे ये ब्लैक जैकेट है, इसके जो हैंड है उसकी लाइन क्या है, उसके बाद ये जैकेट कहाँ तक बन सकती है, उसके बाद ये नीचे वाला जो उसका एरिया है वो कैसे फिट हो सकता है, कितने एरिया में आ सकता है, उसको मैनेज करो। मतलब हर एक चीज़ को आप एक बार मेंटेन करो, उसको सही तरीके से ड्रॉ करो, उसके बाद उसकी डिटेलिंग में जाना है, यानी कि हमारा जो प्रोपोर्शन है वो सही लगता है फिर। और यहाँ से अब देखो पैरों को कहाँ तक बनाना है, ये सीधी लाइन, और यहाँ से ये चीज़ आ गई। और अब देखो जो पैरों का पर्सपेक्टिव है उसका, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पैर एक दूर है, यानी कि पर्सपेक्टिव में है, वो एक अलग शेप में दिखेगा। जो हमारी वाली साइड है वो एक अलग शेप में दिखेगा। तो दोनों की शेप हमें पहले तो स्टडी करनी है पैरों की, जो मैंने वीडियोस में काफ़ी में हैंड्स की स्टडी, पैरों की स्टडी, ये चीज़ें हमने शेयर की हैं, बताई हैं। उसके बाद इसकी डिटेलिंग में आ जाते हैं, और ये वाले हैंड का जो एंगल है वो किस तरीके से जा रहा है, मतलब उसको बिल्कुल हम कॉपी नहीं कर रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसको हम स्केच के तरीके से बना रहे हैं। जैसे भी कोई भी चीज़ है तो उसकी हम डिटेलिंग नहीं करनी, उसको एक बैलेंस और पूरा प्रोपोर्शन जो है उसका वो सेट करना है। जैसे अभी ये लाइनिंग है तो एक दूसरे से लाइनिंग सारी जुड़ी हुई हैं। अगर आप पूरा स्केच देखोगे तो हर एक चीज़ एक कंपोजिशन लगती है। फिगर एक अपने आप में एक कंपोजिशन होती है। जैसे अभी मैं ये जैकेट बना रहा हूँ, इस जैकेट से हमें कितनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं हल्की सी इसमें शेडिंग करता हूँ। शेडिंग का मतलब ये है कि एक चीज़ हमारे पास एक अलग उसका वे बन जाएगा, कितना एरिया उसका खुद का है वो हमें विजिबल हो जाएगा। उसके बाद कितने सारे एंगल्स आते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, वो अपने आप विजिबल होती जा रही है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक चीज़ आप डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैं अगर फेस को कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, तो फेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनती जा रही हैं। फेस कितना बड़ा है, मेरे हैंड्स कहाँ पे आएंगे, फेस के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना आएगा, फेस के अकॉर्डिंग हमारी फिगर कितनी लंबी है या चौड़ी है, वो सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। लेकिन जब आप कुछ स्टडी कर लेते हैं, कुछ स्केचेस कर लेते हैं, आपको ये चीज़ें नॉर्मल लगने लगती है। आप अपने आप से उस चीज़ को मेंटेन कर लेते हैं। तो आपको हर एक चीज़ को मिनने गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप फेस को देखोगे तो फेस के अकॉर्डिंग पूरी फिगर को हमें मिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने अपने एस्टिमेट से वो सारी फिगर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नीचे तक पैरों तक उसकी जो बैलेंस है वो हमने सेट कर लिया है। मतलब कोई भी स्केच ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म से एक बेसिक सा पॉइंट बन जाता है आपके पास, जो कि बहुत ईजी लगता है। और एक सिंपल फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है स्केच में। जितना भी आप स्केच को सिंपल कर पाते हैं उतना ही इजी कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि डिटेलिंग जो है हमेशा आपको कंफ्यूज करती है। अगर हम फेस की अभी से डिटेलिंग देख लेते हैं तो हमारा पूरा स्केच जो है वो एक अलग माइंड में चला जाता है, और हमारे माइंड में प्रॉपर जो जगह बनी हुई है स्केच के लिए वो डिटेलिंग ने पूरी कवर कर लिया है। जब तक हम डिटेलिंग के बारे में सोचते हैं तो ऑल ओवर हम चीज़ ख़राब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे बेसिक पॉइंट्स पे जाना होता है, जो कि मैं अभी तक उसकी कोई डिटेलिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे पास क्या है, प्रॉपर एक स्केच बन के आ गया। जब तक ये चीज़ आप कर नहीं लेते उसके बाद आप डिटेलिंग को भूल जाओ, तब तक डिटेलिंग कहीं नहीं जा रही। डिटेलिंग एक आपकी नॉलेज है। जब आप पूरी उसका एरिया ले लेते हैं, जैसे कोई भी रूम आप क्रिएट कर रहे हैं, रूम बना रहे हैं, तो उसके अंदर का जो सामान है, कोई सफाई है या फिर कलरिंग करनी है या फिर कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है, वो बाद में चीज़ें होती हैं।
वो डिटेलिंग बाद में होती है, लेकिन प्रॉपर पहले उसके रूम को सजाना, उस रूम को बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मेरे पास ये प्रॉपर एक रूम की तरह एक बन गया है एरिया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या सजावट करनी है मैंने, क्या-क्या चीज़ें उसमें और ज़्यादा डेप्थ में लेके जानी है, क्या-क्या चीज़ें मैंने और ज़्यादा उसमें हाइलाइट करनी है, वो मेरा बाद का वर्क है, ठीक है। तो एक बार जो है फ़ोकस पूरा आउटलाइन पे होना चाहिए, उसकी प्रोपोर्शन पे होना चाहिए और उसके बैलेंस पे होना चाहिए। अगर कोई एक्शन फिगर है तो उसका रिदम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है एक बेसिक पॉइंट्स हैं। जब आप बेसिक को क्रॉस करोगे तो अपने आप ये डिटेलिंग आने लग जाएगी। जो बेसिक पॉइंट्स हमारे रहते हैं, अगर छूट जाते हैं तो हमारे एडवांस वाला जो लेवल है, हम डिटेलिंग में काम करते हैं तो वो किसी काम का रहता नहीं है। जब आपका कोई बेस ख़राब हो तो उसकी डिटेलिंग में आप कितने भी सितारे लगा दो, कितनी भी आप चमक ला दो, लेकिन वो चीज़ बनेगी नहीं, ठीक है। अभी देखो प्रॉपर मेरे पास एक फिगर बन गई है, उसके बाद मैं फेस पे आया हूँ, ठीक है। फेस की जगह हमने रख ली थी पहले ही कि कहाँ पे फेस बनेगा, कितना बनेगा। अब चाहे तो यहाँ पे प्रॉपर इसकी जो डिटेलिंग है उसमें चले जाओ, ठीक है। ये एक छोटा सा स्केच मैं बना रहा हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप कितनी भी इसमें डिटेलिंग कर सकते हैं, कितना भी आप माइक्रो वर्क कर सकते हैं। और जब तक हमारे पास ये प्रॉपर एक स्केच नहीं बनता तब तक ये डिटेलिंग में मत जाओ, क्योंकि कहीं न कहीं वही प्रॉब्लम आती है जो हमेशा हम फेस करते हैं कि मेरा हैंड बड़ा हो गया, मैं फेस बनाना बहुत अच्छा बन गया लेकिन मेरे से ये लेग्स बहुत छोटी रह गई हैं। मतलब कहीं न कहीं वही प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो अभी देखो स्केच को जो कहीं न कहीं मैच करते हुए हम बना रहे हैं उस फिगर से, और डिटेलिंग की मैं बात कर रहा था जैसे बाद में, अभी मैं डिटेलिंग तक पहुंचा हूँ। अभी मुझे जितनी डिटेलिंग करनी होगी मैं इसमें कर सकता हूँ। शेडिंग मैं आपको हल्की सी बता देता हूँ, जैसे फोल्ड है तो फोल्ड का हमें डार्क पॉइंट पकड़ना होता है, जो भी डार्कनेस आ रही है, और जहाँ पे लाइट है वो तो शीट है, वो तो छोड़नी ही है। लाइन को समझना है। मैं आपको किसी वीडियो में कपड़े के जो फोल्ड होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत इजी होता है, हमें लगता है कि हमसे फोल्ड नहीं बनते या हार्ड बनते हैं या कुछ ऐसी। स्केचिंग में लाइन स्ट्रोक से आप किस तरीके से फोल्ड बना सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे देखो अभी बैकग्राउंड में बहुत सारी फिगर्स और हैं जो ब्लर हैं, लेकिन हम वो नहीं बनाएंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कुछ लाइंस करेंगे, कुछ शेडिंग कर देते हैं ताकि ये कंपोजिशन की तरह हमें दिखे। ये जैसे हैंड है, इसको ऐसे डार्कनेस करके छोड़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं। फिंगर्स बनानी है तो आप बना सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसे छोड़ सकते हैं। जैकेट जैसे शेडिंग है तो और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, वही डिटेलिंग वाली बात आ जाती है कि आप कितना डिटेल कर सकते हैं। अभी स्लोवली इसको हम कंप्लीट करते हैं। पहले इसको और डार्क करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये स्केच विजिबल हो गया। तो इन चीज़ों के लिए आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ भी आप बनाते हैं स्केच में तो इस तरीके से बनाओ कि कंपोजिशन बन सके उसकी। कंपोजिशन मतलब जो भी इसके अराउंड चीज़ें हैं वो भी आप बना सकते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव है और नीचे की जो बेस लाइन है वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए या फिर डार्कनेस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके बैकग्राउंड में पेंसिल को हैचिंग स्टाइल में कुछ ऐसे चला देते हैं ताकि स्केच में उसकी लाइट जो कि हाईलाइट है वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे और ज़्यादा चीज़ें ऐड होने लगती है, जैसे कोई भी इसके साथ अगर और फिगर है तो वो भी बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वही चीज़ें आपको स्टडी में आगे लेके जाती हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल फिगर इसलिए ली थी क्योंकि आपको पहले एक फिगर बनानी आ जाती है, उसके बाद उसके साथ वाली फिगर को उसी के हिसाब से आप मैनेज करते रहते हैं। तो पहले ये बेस है आपकी, जो एक फिगर बनना स्टार्ट हो जाती है, आपको पता चल जाता है फिगर किस तरीके से बनानी है, कैसी शेडिंग या टोन्स किस तरीके से उसमें फिल करनी है। उसके बाद उसमें कंपोजिशन करना स्टार्ट कर दो। 2 या 4 लोगों के स्केच करना शुरू कर दो, साथ में 2 लोग हैं या फिर 4 लोग हैं,
मतलब उनको एक कंपोजिशन की तरह सेट करो। वो एक अलग लेवल होता है आपकी स्केचिंग में। उससे क्या होता है, कोई भी आप अगर सीन बना रहे हैं, सोचो आपने किसी भी तरीके की पेंटिंग बनानी है, कुछ भी पेंटिंग में क्रिएट करना है, या फिर आपको एक कंपोजिशन ऐसी आती है जहाँ पे काफ़ी सारी फिगर्स आपने बनानी है पेंटिंग में, तो वहाँ पे वो सारी दिक्कत आपकी क्लियर हो जाती है, क्योंकि आपको उसमें काफ़ी सारी फिगर्स में वो सीन क्रिएट करने में आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है, काफ़ी हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। तो स्केचिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आपको पता चले कि कोई भी फिगर हो, किसी एंगल में हो, किसी एक्शन में हो, तो सारी आपको पता हो। उससे पहले आप फेस की स्टडी करो, फीचर्स की स्टडी करो, हैंड्स, लेग्स, सारी चीज़ों की अलग अलग स्टडी करो। उसी चीज़ से आपको सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें लाइव करना चाहिए या फिर फ़ोटोग्राफ से करना चाहिए। तो पहले या फ़ोटोग्राफ से कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइव मत करो। फ़ोटोग्राफ से इसलिए करो क्योंकि आपको पहले उस फिगर के बारे में पता चले कि वो फिगर है क्या चीज़, किस तरीके से बनानी है, क्यों बनानी है, उसके एक्शन क्या हो सकते हैं। जैसे ये फिगर चाहे आपका लाइव हो, चाहे यहाँ पे फ़ोटोग्राफ हो, लेकिन जब तक आप इसको नहीं बना सकते, इतना टाइम ये खड़ा है सामने, इसको अगर नहीं बना सकते, तो लाइव में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि कोई आपके सामने फिगर इतना टाइम बैठी रहेगी। या फिर तो अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत है। पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक आप फ़ोटोग्राफ से करके सीखते नहीं, जब तक आप नॉलेज नहीं लेते कि फ़िगर है क्या, उसके एक्शन क्या हो सकते हैं, उसके बैठने के या फिर खड़े होने के, चलने के स्टाइल क्या हैं, तब तक आप लाइव तक नहीं जा सकते। सीधा आप पेंसिल स्केचबुक उठाओगे, सीधा लाइव करने चले जाओगे, तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा नहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको सारी फिगर्स हिलती-जुलती नज़र आएँगी, भागती दौड़ती नज़र आएँगी, तो वहाँ पे आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं। आपकी पेंसिल में उतना फ्लो नहीं होगा जितना आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो लाइव करने वाली चीज़ें बाद में आती हैं। पहले अपनी स्केचिंग को ठीक करो, प्रैक्टिस करो, फ़ोटोग्राफ से जितनी भी हो सकती है उतनी स्टडी करो। दिन में कम से कम 10 या 12 स्केचेस डेली करो, ताकि आपको पता चले कि स्केचिंग एक्चुअल में होती क्या है, रफ स्केच क्या है, बेसिक क्या है उसका, सारी चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको लगने लगता है कि आपके स्केच में सुधार आया, आप करना स्टार्ट कर दिए, आप फिगर हल्की सी बना लेते हैं, उसके बाद आप लाइव करने की कोशिश करो। लाइव करने से आपका प्रोपोर्शंस पहले से सेट होगा, ठीक है। आपको बैलेंस समझ आ रहा होगा कि वो फिगर बैठी कैसे है, एक्शन फिगर जो है वो कैसी है, मतलब सारी चीज़ें आपको पहले से तैयारी करनी होती है। तो जो फ़ोटोग्राफ से हम तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे आपको आउटलाइन से काम करना होता है, बहुत लिमिटेड लाइन से काम करना होता है। तो जब तक आपको रेफ़रेंस से काम करना नहीं आता, फ़ोटोग्राफ से काम करना नहीं आता, तब तक आपके लिए ये लाइव ही है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब तक ये सेट नहीं होता, तब तक आप लाइव की तरफ मत देखो, क्योंकि यहाँ से हमारे स्टेप शुरू होते हैं। जैसे हमने पहले लाइन स्ट्रॉन्ग की है अपनी, ठीक है, लाइन स्ट्रॉन्ग आ गई, फिर उसके बाद हमने हैचिंग या क्रॉस हैचिंग सीखी है कि हमने पेंसिल को हैंडल कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमने एक फिगर क्रिएट की है, फिगर बनाना सीखी है। तो फिगर जब बनना स्टार्ट हो जाती है ना, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो ये एक बेसिक स्टेप से आपको चलना है हमने। तो धीरे धीरे आपको लाइव की तरफ जाना है। मैं आज ही किसी स्टूडेंट को नहीं बोलूँगा कि आज ही पेंसिल उठाइए और लाइव करने जाओ, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि लाइव करो, लेकिन लाइव करने से पहले आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहले जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है, एकदम से लाइव नहीं होता। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में। जो बच्चे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।